मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के अभी तक हम लोग ने 2 लेक्चर्स लगाए हैं। इस लेक्चर नंबर 3 में अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस की। जैसे कि आप जानते हैं, मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। मतलब मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। मतलब पेरेंट सेल में अगर उसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है तो उसके जो सेल्स बनेंगे, मतलब जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे? 23 होंगे, मतलब जस्ट हाफ होंगे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जब हमने माइटोसिस डिवीजन की बात करी थी तो वहां पर हमने देखा था कि जब भी कोई एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है और उसके अगर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है तो माइटोसिस से हमेशा 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो दोनों सेल का फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है जैसा पेरेंट सेल में है। मतलब माइटोसिस में जहां एक सेल से 2 सेल बनती है बच्चों, वही मियोसिस जो ऐसी डिवीजन है जो आपको सेक्स सेल में देखने को मिलेगी। और मियोसिस के केस में जो सेल बनती है पेरेंट सेल से, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और हर एक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है बच्चों, वो हाफ होती है। मतलब अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। माइटोसिस जहां हमारे जैसे सोमैटिक सेल्स हैं वहां पर माइटोसिस देखने को मिलता था, यस, बॉडी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। वही मियोसिस जो सेल डिवीजन है, ये आपको सेक्स सेल में देखने को मिलेगी। और मियोसिस से हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। और जब भी गैमेट्स आपको बनते हैं, आपको पता है यहां पर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। एक मियोसिस में आपको 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी, जबकि मियोसिस सेकंड आपका बिल्कुल माइटोसिस जैसा होगा, तो वहां पर क्रोमोसोम की संख्या सेम होगी। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि जैसे मियोसिस हम ये मान लेते हैं कि ये सेक्स सेल है और इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो मैंने बोला कि मियोसिस 2 स्टेप में होगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि जब एक सेल से बच्चों 2 सेल बनेगी तो इन दोनों सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या अपने पेरेंट सेल से कितनी होगी? हाफ होगी, मतलब 23 होगी। तो ये जो पहला डिवीजन है इसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। आफ्टर दैट जो मियोसिस सेकंड होगा वो माइटोसिस जैसा होगा। मतलब यहां पर भी एक सेल से 2 सेल बनेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या जो होगी विल बी सेम एज पेरेंट सेल। मतलब अगर यहां 23 है तो यहां पर भी 23 ही क्रोमोसोम होंगे और यहां पर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरीके से यहां पर भी ऐसा ही होगा। तो फाइनली एक सेल से ये 4 सेल्स तैयार होंगे और चारों सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी। तो अगर समराइज वे में हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड मिलके प्रॉपर मियोसिस को बनाते हैं। चलिए अब हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इसको समझ लेते हैं। यस बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रोडक्शन होता है ऑफ स्प्रिंग का मतलब जो प्रोजेनी आती है F1 जनरेशन पे, और अगर उनके पेरेंट्स के बीच में क्या हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, तो आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, फ्यूजन होता है, यस। और इसमें जो प्रत्येक जो हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम्स का, जो हर एक गैमीट्स के अंदर मौजूद होता है। जैसे अगर हम बोले कि मान लेते हैं ये स्पर्म सेल है,
तो स्पर्म सेल्स के अंदर हैप्लॉइड सेल्स कितने, हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 23। और अगर ये ओवम है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 23। हम इनको क्या बोलते हैं एन और ये एन, ये जब आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे 46, मतलब डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब पहला जाइगोट बनेगा। वही कह रहा है कि जो गैमीट्स बनते हैं, यस, और वो जो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल होते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये जो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं सेक्स सेल। तो सेक्स सेल में जब मियोसिस होता है तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड काइंड है सेल डिवीजन का, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है, यस, तो इसी और हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है बच्चों। तो इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस, और मियोसिस को ही हिंदी में हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मियोसिस ही वो डिवीजन है जो इंश्योर करता है कि हैप्लॉइड फेज का प्रोडक्शन हो, मतलब गैमीट्स का प्रोडक्शन हो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल में, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसके अलावा जो हम फर्टिलाइजेशन फिर से रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज को। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड हैं और जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो पुनः डिप्लॉइड सेल बनेगी। वही ये पॉइंट्स यहां पर कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर हम मियोसिस को प्रॉपर देखें बच्चों, तो आप पाएंगे कि मियोसिस कहां होती है, मियोसिस की वजह से ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। चाहे हम बात प्लांट्स की कर लें या हम बात एनिमल्स की कर लें, आप देखेंगे यहां पर जो भी हैप्लॉइड गैमीट्स बन रहे हैं, उन गैमीट्स के बनने के पीछे जो मेन डिवीजन है वो है मियोसिस। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब आप मियोसिस को देखेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वो इंपॉर्टेंट 4 फैक्ट्स कौन से हैं, जरा इसको हम देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है। पहला पॉइंट क्या कहती है कि जो हमारा मियोसिस है, इसमें आपको 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स मिलेगी, न्यूक्लियर की और सेल के डिवीजन्स की, जिसको हम बोलेंगे, पहली साइकिल को बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी, और जो सेकेंड साइकिल होगी वो होगी मियोसिस सेकेंड, जो बिल्कुल माइटोसिस जैसे ही होगी। सेम डॉटर सेल बनेंगे, उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने पेरेंट सेल में, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन अर्थात जो एस फेज होगा बच्चों, वो सिंगल ही होगा, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही देखने को मिलेगा इंटरफेज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मियोसिस फर्स्ट कहां से स्टार्टेड होती है, तो मियोसिस फर्स्ट की जो स्टार्टिंग है वो होती है कि जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिकेट करते हैं और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं एस फेज में। मतलब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वहां से इनिशिएशन होता है मियोसिस फर्स्ट का। मियोसिस फर्स्ट में और क्या चीजें होती हैं, तो हमारी एनसीईआरटी की थर्ड लाइन कहती है कि यहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। अब माइंड में आएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम है क्या। आपको पता है कि जो सेट होते हैं बच्चों वो होते हैं 23 सेट होते हैं ह्यूमन में, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए 46। तो 23 सेट्स का मतलब क्या है कि हर एक सेट में कितने होंगे 2 क्रोमोसोम। तो यहां पर ये जो एक क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम आया होगा फादर से और एक क्रोमोसोम आया होगा मदर से। तो ये जो क्रोमोसोम आपस में जब पेयरिंग करते हैं तो यही दोनों क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की क्या होगी, पेयरिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, और रिकॉम्बिनेशन होगा
इनके कहां पर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के। जैसे अगर हम बोले कि ये दो क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर ये दो क्रोमोसोम हैं, हम मान लेते हैं कि ये दो क्रोमोसोम हैं और दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस हैं, तो ये और ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन इस क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड्स है और ये क्रोमेटिड्स इस क्रोमोसोम का, ये दोनों आपस में बच्चों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कि रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये है मियोसिस के बारे में सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी मियोसिस होगी आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 1 सेल से 4 सेल बनेंगे। मियोटिक जो इवेंट्स हैं इनको हम ये जो नीचे टेबल दी गई है इसमें यहां पर समझ सकते हैं। अगर मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो यहां पर जो फेज होंगे मियोसिस फर्स्ट में वो होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इसमें यहां पर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और फिर होगा मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड में होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। इस तरीके से जब ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी, मतलब टीलोफेज सेकेंड आ जाएगा, तब एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन होंगे। और हमने क्या सीखा कि मियोसिस आपको स्पेशलाइज्ड सेल अर्थात सेक्स सेल में ही देखने को मिलती है। चलिए पेज को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या एक्सप्लेन है। चलिए सबसे पहले बच्चों हम जब मियोसिस फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा कि मियोसिस फर्स्ट में आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज मिल रही थी। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज को हम प्रोफेज फर्स्ट बोलेंगे, मेटाफेज फर्स्ट बोलेंगे, एनाफेज फर्स्ट बोलेंगे और टीलोफेज फर्स्ट बोलेंगे। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है बच्चों, ये पूरे मियोसिस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये फेज होता है। इसलिए प्रोफेज फर्स्ट को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए प्रोफेज फर्स्ट को हम 5 सब स्टेजेस में, 5 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से आप प्रोफेज फर्स्ट जो कि मियोसिस फर्स्ट की सब स्टेज है उसको आप समझ सके। तो आपको इसका क्रम भी पता होना चाहिए। तो ये 5 सब स्टेजेस कौन सी हैं? पहली है लैक्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है पैचिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ है बच्चों डायाकाइनेसिस। तो यहां पर प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेजेस को हमें समझना है, जबकि मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट लगभग एक जैसा ही है जैसा आपने माइटोसिस के केस में देखा था। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोटीन स्टेज की। बच्चों लैक्टोटीन की यदि हम बात करें तो लेप्टो का जो मतलब होता है, लेप्टो का मतलब होता है थिन। लेप्टो का मतलब क्या होता है? लेप्टो का मतलब होता है थिन। थिन का मतलब पतला। तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम आपको दिखेंगे बच्चों वो पतले दिखेंगे, थिन होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या कह रहा है कि यहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धीरे धीरे आपको विजिबल हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे आपको दिखने स्टार्ट होंगे यदि आप इनको लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे। मतलब लेप्टोटीन स्टेज में जो आपको क्रोमोसोम मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो हल्के हल्के पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखने स्टार्ट होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? जो कंपैक्शन है, कंपैक्शन को हिंदी में बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो अगर हम बोले कंपैक्शन का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम लगातार अपने फॉर्म्स को चेंज कर रहे होंगे पूरे लैक्टोटीन स्टेज में। पहले पतले होंगे, बाद में मोटे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो धीरे ये पूरे लैक्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम अपने फॉर्म को चेंज कर रहे होंगे, स्वरूप को चेंज कर रहे होंगे। और लैक्टोटीन के बाद जो सेकेंड स्टेज आती है बच्चों, वो सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन की।
तो लैक्टोटेन में हमने क्या देखा? लैक्टोटेन में हमने देखा कि इस स्टेज में क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होंगे यदि हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि लैक्टोटेन के दौरान क्रोमोसोम लगातार अपने स्वरूप को चेंज कर रहे होंगे, मतलब धीरे धीरे उनका कंडेंसेशन हो रहा होगा प्रॉपर तरीके से। और इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है जाइगोटीन की। चलिए जरा अब हम जाइगोटीन के बारे में बात कर लेते हैं कि जाइगोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले याद करने का तरीका क्या है बच्चों कि जाइगो का मतलब होता है पेयर। जाइगो का मतलब क्या होता है? पेयर। अर्थात इस स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में बच्चों क्या होने वाली है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होने वाली है। यहां पर क्या होगा? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे उसकी पेयरिंग होगी। तो क्या कह रहा है कि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग स्टार्ट होती है। मतलब जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, जो एक मदर से आएगा, जो एक फादर से आएगा, दोनों अपने एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, मतलब पेयरिंग स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा? और जो प्रोसेस होगा, जब इनकी पेयरिंग होगी, प्रोसेस से जो एसोसिएशन है बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो अगर ये न्यूक्लियस है, यस, और ये सपोज दैट ये क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, तो ये एक दूसरे के नजदीक आना स्टार्ट होंगे और ये जो एसोसिएशन है इसी को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम्स के हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिनमें से एक क्रोमोसोम आएगा मदर से और दूसरा आएगा फादर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब आप इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखेंगे इस स्टेज का, तो ये स्टेज क्या इंडिकेट करता है? ये स्टेज इंडिकेट करता है कि जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस बन जाएंगे, यस, और फॉर्मेशन हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, और इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है बच्चों? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जैसे अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हुआ क्या कि जैसे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम यहां पर आप देख रहे हैं नजदीक आ गए हैं, तो इनके बीच में इस तरीके से एसोसिएशन हो जाएगा, तीन लाइन बन जाएंगी जो डीएनए और प्रोटीन की होती हैं, और ये जो बन रहा है इसी को बोलते हैं बच्चों सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यस। और ये जो पेयरिंग हो रही है इसी को बोलते हैं हम सिनेप्सिस। तो यहां पर क्रोमोसोम की सिनेप्सिस होगी, इन दोनों के बीच में तीन लाइन डीएनए और प्रोटीन की बन जाएंगी, और इसी को बोलते हैं बच्चों सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसमें डीएनए की तीन लाइनिंग होती है, और इस स्टेज में यह भी आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में आपने नहीं लिखा, लगभग 0.3% डीएनए का भी फॉर्मेशन इस स्टेज में होता है। चलिए जरा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है, कौन सा? जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, कैसे बना है? जब एक जोड़ी सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम पास में आए हैं, तो इसकी वजह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बाईवैलेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाईवैलेंट या टेट्रेड। क्या मतलब है? अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है और दूसरा ये है, इस तरीके से यहां पर इस तरह से अटैच हो गया है, यस, और यहां पर क्या बन गया? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट। टेट्राड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1, 2, 3 और 4 आपको क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम टेट्राड भी बोल देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर बना है, जिसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट या टेट्राड। जैसा भी हो आप देखें कि आपको बहुत ही क्लियरली यहां पर विजिबल होंगे। अब जब नेक्स्ट स्टेज की ओर जाएंगे तो ये और ज्यादा आपको क्लियर मिलेंगे। पहली जो दो स्टेज थी, कौन सी? लैक्टोटीन और जाइगोटीन। जो पहली दो स्टेज थी बच्चों प्रोफेज फर्स्ट की,
वो उसका टाइम बहुत कम होता है, शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज आप देखने वाले हैं पैचिटीन, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बड़ा होता है पिछले 2 स्टेज से। अब हम बात करेंगे कि पैचिटीन में क्या होता है। तो इस स्टेज में बच्चों क्या होता है कि जो 4 क्रोमेटिड्स हैं प्रत्येक बाइवैलेंट्स के, देखिए 4 क्रोमेटिड्स है ना, 1 2 3 एंड 4। तो जो 4 क्रोमेटिड्स हैं प्रत्येक बाइवैलेंट्स क्रोमोसोम्स के, वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, मतलब स्पष्ट हो जाते हैं, क्लियर तरीके से आप उसको देख सकते हैं टेट्रेट के फॉर्म पे। कहां पर दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से? पैचिटीन में। बने कहां पर थे बच्चों? ये बने थे जाइगोटीन में, लेकिन दिख कहां रहे हैं प्रॉपर तरीके से? पैचिटीन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इस स्टेज में, इस स्टेज की जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यहां पर आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर देखें बच्चों प्रॉपर, तो जहां पर ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यस, यहीं पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे को टच कर रही है। जो साइट्स होते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखो, एक क्रोमोसोम्स के ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन ये 2 क्रोमोसोम्स के एक सिस्टर क्रोमेटिड सी और एक सिस्टर क्रोमेटिड सी, दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। क्योंकि ये क्रोमेटिड्स इस क्रोमोसोम का है और ये क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का है, इसलिए दोनों कैसे होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। और ये क्या बना रहे हैं? ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना रहे हैं, जहां पर ये इस तरीके से टच कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है इन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। क्या होगा? एक्चुअली धीरे धीरे जब ये इस तरह से बनेगा तो ये एक दूसरे से इस तरह से यूनाइट होते चले जाएंगे और फाइनली यहां पर एक एंजाइम काम करता है एंडोन्यूक्लियस। वो क्या करता है? इधर के क्रोमोसोम्स के एक पार्ट को यहां पर तोड़ देता है और इसको यहां पर तोड़ देता है। तो ये वाला यहां पर लग जाएगा और ये वाला यहां पर लग जाएगा। तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा। तो तोड़ने में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रहेगा और जोड़ने में लाइगेज एंजाइम काम करेगा। तो बच्चों ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, इसको भी आपको याद रखना है। तोड़ेगा कौन सा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जोड़ेगा कौन सा? लाइगेज एंजाइम। और कौन कौन जोड़ और तोड़ रहे हैं, टूट रहे हैं? पहले ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का इधर इतना पार्ट टूटेगा, फिर इधर टूटेगा तो ये इधर लग जाएगा और ये इधर लग जाएगा। मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उसके थोड़े थोड़े पार्ट एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कि यहां पर एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो क्या कह रहा है? ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। कौन से एंजाइम्स? मैंने आपको बता दिया, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो काटेगा, जोड़ेगा कौन सा? लाइगेज एंजाइम। और यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो रिकॉम्बाइन कराता है, पुनः से रिकॉम्बाइन कराएगा। क्रॉसिंग ओवर में आप देखें बच्चों कि जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है किसका? जेनेटिक मटेरियल का 2 क्रोमोसोम्स के बीच में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और इसकी वजह से ही बच्चों वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो वेरिएशंस आते हैं वो इसी प्रोसेस की वजह से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेशन होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच बिटवीन, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अर्थात ये कंप्लीटेड होते हैं बाय द एंड ऑफ पैचिटीन। जब पैचिटीन स्टेज की एंड आती है तब ये जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है बच्चों, वो कंप्लीट होती है। कहता है क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और धीरे धीरे क्या होता है? क्रोमोसोम जो लिंक्ड होते हैं, यस, क्रॉसिंग ओवर की जगह पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब इसके बाद बच्चों स्टार्ट होती है कौन सी स्टेज? इसके बाद स्टार्ट होती है डिप्लोटीन। चलिए डिप्लोटीन के बारे में पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। जो डिप्लोटीन की स्टार्टिंग होती है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हम रिकॉग्नाइज इस स्टेज को करेंगे बच्चों जब
डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा किसका, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। अर्थात जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में बना था, जो 3 लाइन थी डीएनए की और प्रोटीन की, वो धीरे धीरे डिसोल्यूट होगा, मतलब वो डिसअपियर करना स्टार्ट करेगा। तब हम बोलेंगे कि यस, अब डिप्लोटीन स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। और जो टेंडेंसी है रिकॉम्बाइंड होने की होमोलॉगस क्रोमोसोम की, अर्थात बाइवैलेंट्स की, वो एक दूसरे से सेपरेट, मतलब एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होंगे, सिर्फ एक जगह को छोड़कर जहां पर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बाकी के एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं कियास्मेटा। यस, जैसे अगर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यहां पर अगर हम बात करें और हम मान लेते हैं दूसरा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का दूसरा है, तो इस जगह को छोड़कर बाकी की जगह में एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और जिसकी वजह से जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं कियास्मेटा। उस साइड्स में आप देखें, ह्यूमन के केस में ही आप देख लीजिए, इस स्टेज में जो डिप्लोटीन स्टेज है, कभी कभी तक कई महीनों और कुछ स्टेज में भी लगभग 12-13 साल तक ये स्टेज अरेस्ट रहती है। आपको मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रॉपर इसके बारे में बताऊंगा। चलिए, तो डिप्लोटीन कैसे, कहां से स्टार्ट होगी, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो फाइनल स्टेज होती है मेयोटिक प्रोफेज की फर्स्ट की बच्चों, वो होती है डायाकाइनेसिस। यहां पर क्या होगा, इस स्टेज को हम कैसे पहचानेंगे, यहां पर जो कियास्मेटा का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, मतलब ये एक दूसरे, अब ये जो कियास्मेटा बना है वो 3 तरीके से टर्मिनलाइजेशन होता है। एक होता है प्रोसेंट्रिक, अलग अलग चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो ये कियास्मेटा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट करेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करेंगे। इस फेज में क्या होता है बच्चों कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरी तरह से कंडेंस्ड होते हैं, और जो मेयोटिक स्पिंडल है वो असेंबल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेपरेशन का। दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। और जब डायकाइनेसिस का एंड होता है बच्चों, तो आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलोप भी डिसअपियर हो जाएगा, अर्थात इसका टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन। और जो डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट करेगी मेटाफेज और प्रोफेज फर्स्ट के बीच की एक तरीके की ट्रांजिशन स्टेज, मतलब 2 स्टेज के बीच की ट्रांजिशन स्टेज। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा फाइनल जो प्रोफेज फर्स्ट की जो डायकाइनेसिस स्टेज की, उसको हम लोग ने समझा। तो यहां पर हम लोग ने लैक्टोटीन देखा, पैचिटीन देखा, डिप्लोटीन देखा और डायकाइनेसिस देखा। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, तो ये 5 जो सब स्टेजेस थी, इसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद मियोसिस फर्स्ट का जो पहला स्टेज आता है वो आता है बच्चों मेटाफेज फर्स्ट। चलिए, अब बात हम लोग करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट में हम लोग ने प्रोफेज जो फर्स्ट थी उसके स्टेज को देखा। अब हम बात करेंगे मेटाफेज फर्स्ट में। यहां पर क्या होगा, जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइन हो जाएंगे। यस, आफ्टर दैट फिर क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो जो अपोजिट पोल है सेल के, वहां से अरेंज होंगे। यस, और ये स्पिंडल के साथ अटैच हो जाएंगे, कहां पर, जो काइनेटोकोर है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, वहां पर आके ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आके अटैच हो जाएंगे। अगर हम इसको फिगर में प्रॉपर देखें तो ये जो चीजें लिखी हुई हैं बच्चों, तो वो आपको और प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगी। आप देखिए यहां पर प्रॉपर मेटाफेज की स्टेज दिखाई गई है, और मेटाफेज के इस स्टेज में आप देखिए कि यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि जो क्रोमोसोम्स हैं या जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम है, इनकी जो काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर से यहां पर आके देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रॉपर आके अटैच हो गए हैं। यस, स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से आके अटैच हो गए हैं, और फाइनली ये एक लाइन पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आके इस तरीके से ये अलाइन हो गए हैं। इसी के बारे में एनसीईआरटी ये जो 2 लाइन लिखी गई हैं इसी के बारे में बोलता है। नेक्स्ट जो फेज आती है वो आती है हमारी एनाफेज फर्स्ट। चलिए, एनाफेज के फर्स्ट के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। यस, अब आती है
मेटाफेज फर्स्ट के बाद आता है हमारा जो स्टेज है नेक्स्ट, वो है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अभी भी एसोसिएटेड रहेंगी अपने सेंट्रोमियर से। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी अपने सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं। मतलब ये जो सेंट्रोमियर है उसके साथ अभी भी ये अटैच है। नेक्स्ट जो फेज आती है बच्चों वो आती है टीलोफेज फर्स्ट। अब देखिए टीलोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है। अब यहां पर वैसे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है पुनः ये रीअपीयर हो जाती है। जैसे कि आपने माइटोसिस के केस में देखा था कि प्रोफेज में वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रही थी, तो टीलोफेज फर्स्ट में वो फिर यहां से रीअपीयर हो रही है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वास्तव में टीलोफेज क्या होता है, रिवर्सल है किसका, प्रोफेज का। और अगर हम साइटोकाइन, इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, और एट दिस इज कॉल्ड एज ए डायड ऑफ सेल्स। हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गए डायड ऑफ सेल्स। चलते भी मैंने के बहुत सारे केसेस पे आप देखें कि क्रोमोसोम जो है जब undergo some dispersions they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। बहुत सारे केस में आप देखें कि यहां पर फाइनली वो इंटरफेज में नहीं जाते मियोसिस फर्स्ट के बाद। जो स्टेज होती है दो मियोटिक डिवीजन के बीच में, कौन से मियोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच के बच्चों जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और जनरली बच्चों ये बहुत थोड़े समय के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। यहां पर कोई भी आपको डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं दिखेगा, यस, इंटरकाइनेसिस के दौरान। और इंटरकाइनेसिस के बाद यस फिर स्टार्ट होता है प्रोफेज सेकेंड। किसका, मियोसिस सेकेंड का स्टार्ट होगा प्रोफेज सेकेंड। और ये जो बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है प्रोफेज जैसे आपने प्रोफेज फर्स्ट के केस में देखा था। तो अब बच्चों यहां से स्टार्टिंग होती है, मियोसिस फर्स्ट खत्म हो चुकी है। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ है कि यहां पर जो रिप्रोडक्टिव सेल थी उसके न्यूक्लियस में अगर ह्यूमन के बारे में बात करें तो यहां पर 46 क्रोमोसोम थे। ये दोनों क्रोमोसोम्स फाइनली यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ और फाइनली यहां पर दो सेल बने और दो सेल्स के बीच में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 23। तो यहां पर हमारा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आएगा हमारा मियोसिस सेकंड। इस मियोसिस सेकंड्स में हर एक सेल से जो दो सेल्स बनेंगी, इन चारों सेल्स में बच्चों क्रोमोसोम की संख्या वही होगी जो इनके पेरेंटल सेल में होगी, मतलब 23। मतलब फाइनली एक सेल से हम 4 सेल्स बनाएंगे अर्थात गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब स्टार्ट होगी मियोसिस फर्स्ट, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम बात करेंगे मियोसिस सेकंड की। क्या होगा, तो मियोसिस सेकंड का जो पहला स्टेप है बच्चों वो होता है प्रोफेज सेकंड। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड को, मेटाफेज को और एनाफेज सेकंड को। प्रोफेज सेकंड की अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर क्या एनसीईआरटी कहती है, कहती है कि मियोसिस सेकंड की जो स्टार्टिंग होती है बच्चों वो जस्ट साइटोकाइनेसिस के बाद हो जाती है। मतलब एक सेल से जो दो सेल बने हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ ऑफ गई है, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी। यूजुअली जैसे बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड, और यहां पर क्रोमोसोम्स पूरी तरह से इलोंगेटेड रहते हैं। इन कंट्रास्ट में आप देखें कि मियोसिस फर्स्ट में, इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट के तुलना में आप मियोसिस सेकंड में देखेंगे कि क्रोमोसोम पूरी तरह से फुली इलोंगेटेड है यदि हम कंपैरिजन करें किससे, मियोसिस फर्स्ट से। मियोसिस सेकंड रिसेंबल्स करती है ए नॉर्मल माइटोसिस। तो मियोसिस सेकंड में बच्चों मैंने जैसे बताया बिल्कुल जैसे आप माइटोसिस पढ़ते हैं ठीक वैसे ही आपको ये मियोसिस सेकंड भी देखने को मिलेगी।
यहां पर क्या होगा, ठीक वही होगा जो आपने माइटोसिस में देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी जैसे ही प्रोफेज सेकेंड खत्म होगा, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगेन क्या हो जाएंगे, कंपैक्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों, जो माइटोसिस में होता है। अब मेटाफेज सेकेंड में क्या हो रहा है, इसी स्टेज में भी वही होगा जो आपने माइटोसिस में पढ़ा है। क्या कह रहा है कि इस स्टेज में क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अपोजिट पोल से आएंगे। यस, उसके जो स्पिंडल होंगे वो इन क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो जाएंगे, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर हैं। और एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, अब जो साइमल्टेनियसली क्या होगा बच्चों, स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, और प्रत्येक क्रोमोसोम किसका, which was holding the sister chromatids together अलाउ करेगा, मूव करेगा टूवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ सेल के, by shortening of the microtubules attached to the kinetochore। तो अगर इस स्टेज को हम लोग मेटाफेज सेकेंड और एनाफेज सेकेंड को देखें तो ठीक वैसे ही बच्चों हो रहा है जैसे हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ा था। माइटोसिस में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम थे वो अलाइन हो गए थे, स्पिंडल फाइबर उसके साथ काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गया था, और एनाफेज में क्या हुआ, ये रिपल्स करने लगे और अपने अपने पोल की ओर ये चले जाना स्टार्ट होंगे। अब एनाफेज सेकेंड के बाद जो हमारा लास्ट स्टेज आता है बच्चों, वो क्या आता है, वो आता है टीलोफेज सेकेंड। तो अगर हम टीलोफेज सेकेंड की बात करें तो टीलोफेज सेकेंड में क्या होगा, वही होगा जो माइटोसिस में हुआ था। यहां पर जैसे ही आपको पता है कि जो टीलोफेज सेकेंड है, मियोसिस का एंड यहीं से होता है। यस, इसमें क्या होता है कि जो दो ग्रुप होते हैं क्रोमोसोम्स के, फिर से इंक्लोज हो जाएंगे एक न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर रीअपियर होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, टेट्रेड ऑफ सेल्स का, अर्थात 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो फाइनली हमने क्या देखा कि मियोसिस फर्स्ट में जैसी एक सेल थी, इसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम की संख्या 46 थी। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, इससे 2 डॉटर सेल बनी, और हर डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हो गए थे, 23। तो ये था हमारा मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ कि ये डॉटर सेल में मियोसिस सेकेंड हुई, और इससे जो 2 डॉटर सेल्स बनी एक सेल से, उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या सेम रही, अर्थात इस तरीके से 4 डॉटर सेल्स बन गए। हम कह सकते हैं 4 गैमेट बन गए, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, जस्ट पेरेंटल सेल से हाफ है, मतलब 50% है। अब हम फाइनली समझेंगे कि जिस तरह से हम लोग ने सिग्निफिकेंस समझा था माइटोसिस का, अब यहां पर हम देखेंगे कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस बच्चों क्या होता है। तो आइए जरा देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि जो मियोसिस है बच्चों, ये वही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कंजर्वेशन होता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का, प्रत्येक स्पीशीज में अचीव होता है अक्रॉस जनरेशन टू जनरेशन बाय सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उस पर आप देखिए लगातार उनका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेंटेन रहता है। यह मियोसिस की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। भले ही आप देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में आप देखिए वहां पर क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, मियोसिस सेकंड में फिर 2 सेल फिर और बनते हैं, तो मियोसिस में हमको 4 सेल मिल रहे हैं। भले ही उससे सेल जो तैयार हुए हैं बच्चों हैप्लॉइड हैं, लेकिन आपको पता है गैमीट हैं। तो जब 2 गैमीट, एक फीमेल गैमीट और मेल गैमीट मिलेगा तो फिर क्रोमोसोम्स के नंबर वही हो जाएंगे जो उनके पेरेंटल सेल में थे, मतलब 46 फिर हो जाएंगे। तो यही मियोसिस की सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि लगातार ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा आप देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये गैमीट बनते हैं, इसमें आप देखें कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। यस, इवोल्यूशन के लिए यही एक रॉ मटेरियल है। तो मियोसिस का सेकंड जो सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये इंक्रीज करता है
जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और वेरिएशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों इवोल्यूशंस के लिए। तो जहां आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं, सेम टू सेम सेल होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये जो आपको इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वेरिएशन, वो मुख्यतः किसकी वजह से है, वो मियोसिस की वजह से ही है। और मियोसिस में जो हम लोग ने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा उसकी वजह से। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीजन को एक एक पॉइंट को कवर किया जो हमारे नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।